जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम क्या करेंगे, आज टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम टेस्ट डिस्कशन, पिछले बार कुछ नॉन मेड वाले बच्चे नाराज हो गए थे, तो हम नॉन मेड वाले डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले नॉन मेड वाले क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके बाद मेडिकल वाले क्वेश्चंस। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वेदर यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, केमिस्ट्री, एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, गुड इवनिंग, as far as chemistry is concerned you have to solve all the questions, ठीक है। आपके जो टेस्ट में मेडिकल वाले भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और नॉन मेडिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है, और आप एग्जाम में अटकोगे। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि नॉन मेड वाले क्वेश्चन जो है वो आपने करने ही करने हैं, और मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को भी मेडिकल के क्वेश्चन करने, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी और हम आज स्पेसिफिकली वी विल ट्राई टू कवर द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उसके क्वेश्चंस ही कवर करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप पीडीएफ आपके पास होगी तो पीडीएफ ओपन कर लो, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है, हाँ जी, मैं नॉन मेड वाले क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूँ लास्ट से, जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पहले करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Ni प्लस टू आयन, ठीक है। आपको पता है कि ये कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, आपका पीरियोडिक टेबल भी चल रहा है साथ में, ठीक है। तो ये बताओ कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, निकल कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक का। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि ये फोर्थ उसमें आता है तो एन इसका 4 होता है 3d, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d 8 and 4 3s2, ओके। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। अब ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, Ni+2 में, ठीक है। मतलब आपके दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इसका है, पहले भी 10 होता था, अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए हैं क्योंकि दिस इज Ni+5, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया 8, मैं आयन का बोल रही हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d, हाँ 3d आएगा, 3d 8 and 4s2, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिख दिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का होता है 3d10 4s। अब उसमें से दो इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है Na+ बना रहा है, तो ये हो गया 3d8 and 4s2। तो एक d और बचे में से क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। ये पीडीएफ है उसका नॉन मेडिकल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आओ। आई एम नॉट श्योर रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी आप सिर्फ क्लास लगा लो, पीडीएफ की मैं रिकॉर्डिंग की श्योरिटी नहीं दे रही। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि क्रोमियम आयन है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है 15 दिए, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछा है, ये हमें पता नहीं है, दिस इज +x, ठीक है। क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम,
ठीक है, 3d5 4s1, ठीक है, ये क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। अब क्या हो रहा है, ये आपको पता है कि क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल्स टू अंडर रूट n n+2 where n is the number of unpaired electrons, ठीक है, तो unpaired electrons ये क्या है, √15 is equals to अंडर रूट n n+2। अब बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 और 5 का मल्टीपल क्या हो रहा है आपका, 15 आ रहा है, तो n हमारा क्या हो गया 3, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, n इक्वल्स टू 3 आ गया, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 3 हो गए, ठीक है। अब ये सारे तो क्या है, अनपेयर्ड, आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आर्गन, ठीक है, आर्गन वाले सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 8। तो क्या इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है, और हमसे यही पूछ रहा है पेयर्ड वर्सेस और अनपेयर्ड का रेशियो, तो पीपी और का रेशियो डाल देंगे आपका आंसर, ओके। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36, 36 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय एंगल ऑफ 30 डिग्री, हमें पता है चार्ट में फोर्स, मुझे नहीं आता ये करने, ठीक है, आपको मैं से सेटिंग है इसकी ऑलरेडी हुई पड़ी है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो 30 डिग्री से डेविएट हुआ, वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 32, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि जो 90 डिग्री से डेविएट होगा वो कितना होगा, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। आपको पता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन साइन थीटा बाय 2 का पावर 4, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन का पावर 4 थीटा बाय 2। ये आपका एक रिलेशन है जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, ये वहां से आया, ठीक है, नहीं पता है तो याद कर, this is an experimental result। chat with host, मुझे इसकी सेटिंग करनी नहीं आती, कैसे करते हैं चैट विद होस्ट, इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं जानना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने निकाला था, और वो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा बाय 2 का पावर 4, ठीक है। अब देखो n1 है हमारा, मान लो n1 हमारे ये n1 है और n2 हमसे पूछ रहा है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो हम क्या करेंगे, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू साइन का पावर 4 थीटा 1 बाय 2 एंड साइन का पावर 4 थीटा बाय थीटा 1 एंड थीटा 2 बाय 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो गया आपका 32 बाय n2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये थीटा 2 होगा और ये थीटा 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन का पावर 4 45 डिग्री और ये क्या हो जाएगा साइन का पावर 4 15 डिग्री। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है वो यूज करोगे, n2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो होता है आप यूज करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। हुआ नहीं था, हुआ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको sin 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2, ठीक है, और sin 45 डिग्री की तो वैल्यू आपको पता है ये कितनी होती है sin 45 की,
साइन 45 की 1 होती है, वेरी 1/√2। ठीक है, इसमें समझना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, ये क्वेश्चन है, दिस और दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। फिर से लिख दो रिलेशन, आप लोगों ने कर लिया है, आपने सॉल्व किया था मासूम? फिर भी नहीं हुआ था? ठीक है, एक बार मैं भी सॉल्व करके और मैं आपको बता दूं, मैंने भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया है, मुझे लगा था आपने कर लिया होगा सॉल्व। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, मैं सॉल्व करके तुमको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? एक तो फर्स्ट ऑर्बिट में और एक सेकंड ऑर्बिट में रेशियो हमें मैंने कितना 2x दिया है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? 1/4πε0 ठीक है, याद आया? तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि that the force is directly proportional to the charge that is set and r square, right? अब आपको पता है कि r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर r? बोहर ऑर्बिट में r का फॉर्मूला क्या होता था? 0.529 n square by z। ठीक है, तो ये क्या होता है? r is directly proportional to n square by z। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू लिख देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड r स्क्वायर ये हो जाएगा n का पावर 4 n z का पावर 2। ये z ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? z2 और n का पावर 4। z तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो z क्या हो जाएगा? 1 एंड n का पावर 4 एज इट इज रहेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं? 2x, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 और फर्स्ट ऑर्बिट का 1 का पावर, ये क्या हो जाएगा? 2x is equals to 2 का पावर 4, तो x equals to 2 का पावर 3, x equals to 8। ओके, रिपीटिंग। फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 q1 q2 by r square। तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z by r square। ठीक है, जो रेडियस होता है बोर ऑर्बिट का, वो हम देते हैं कैसे? 0.529 n square by z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हम रेडियस को लिख सकते हैं, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n square by z। ठीक है, अब हमने r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हो गया z अपॉन n का पावर 4 z स्क्वायर, z ऊपर गया z क्यूब बाय n का पावर 4। यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया? z को 1 ले लिया, 1 बाय n का पावर 4। ठीक है, और ये वैल्यू आपको रेशियो गिवन है कितना? 2x, और ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 बाय 1 का पावर 2, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है, तो आपका x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 रीड करो। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप क्या होता है? फोर्स होता है 1/4πε0 चार्ज r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये सारा कांस्टेंट है, हमने क्या बोल दिया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड r स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें रेशियो, ये हमें वैल्यू पता ही। लास्ट स्टेप में हमने सिर्फ सॉल्व किया है, 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 का पावर 4, तो 8 2 से 8 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा।
2x is equals to 2 का पावर 4 मतलब 2x equals to 16 तो x equals to 8 क्लियर है। ये कौन है? अध्ययन, गुड मॉर्निंग। हम नॉन मेडिकल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, नॉन मेडिकल का, वो भी इंटीजर वाला, इंटीजर है। ठीक है, अब चाहे आप मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, आपने दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, अब तक नहीं कर रहे थे तो अब से स्टार्ट कर देना, दोनों पेपर आपने सॉल्व करने हैं। ये जो पेपर का एनालिसिस आपको एक का टाइम दिया जाता है, उसमें आपने दोनों पेपर करने हैं, तभी नेक्स्ट पेपर में इंप्रूवमेंट होगी। रिकॉर्डिंग का मैं श्योर नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग सबके नहीं भी मिल सकती है, तो क्लास ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है हमारे पास? कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, कितना है? 118.4। ओके, अब क्या बोल रहा है कि इसको हमने हाइड्रोलिसिस किया और इससे हमने क्या प्रोड्यूस किया? NH3। इससे NH3 प्रोड्यूस किया, कौन से रिएक्शन के थ्रू? ये वाला रिएक्शन। मतलब अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल होगा? 2 मोल होगा। अब ये कितना मोल है? 118.4। कैल्शियम नाइट्राइड का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 और 28 148। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर? 2 इंटू NH3 कितना बनेगा? कितना मिल जाएगा? सॉल्व करो, कितना हो रहा है ये? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया? जल्दी से सॉल्व करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बताओ। जब तक साथ साथ में सॉल्व नहीं करोगे तब तक पेपर डिस्कशन में कोई फायदा नहीं है। यू आर नॉट वाचिंग अ मूवी। ठीक है, 1.6 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, वेरी गुड, 1.6 तो सही जवाब। ठीक है, अब हमें क्या करना है? नाउ दिस अमोनिया, ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ कितना मोल, नाउ इट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। जब भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या का कांसेप्ट आएगा, आप क्या करोगे? दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। ठीक है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा? NH ये एक्वस फॉर्म में है और HCl के साथ में मिलके बना लेगा NH4Cl। दोनों का ही इसमें नाइट्रोजन का भी n फैक्टर 1 है और हाइड्रोजन का भी n फैक्टर, HCl का भी n फैक्टर 1 है। तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर कर देंगे, मिली इक्विवेलेंट्स बराबर कर देते हैं, तो इसका कितना? इतना मोल इनटू n फैक्टर 1, 1.6 इनटू 1 इज इक्वल्स टू HCl का कितना गिवन है? x लीटर and 0.2 मोलर and 1 is the n factor। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा x पे आ गया 8। क्या रिपीट करूं बताओ? NH3 का देखो ये n फैक्टर चेंज ही नहीं हो रहा ना, यहाँ पे भी क्या है? -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो देयर इज नो चेंज, इट्स नॉट चेंजिंग। हमने क्या किया देखो फिर से, एक से हमने क्या किया? हमने ये रिएक्शन लिखी, हमने स्टोइचियोमेट्री से ये पता कर लिया कि अमोनिया कितना मोल बना। वीडियो आ रहा है? हमने स्टोइचियोमेट्री से पता कर लिया कितना मोल बना, और कितना मोल बना उससे हमने क्या, कितने इक्विवेलेंट्स बने वो भी निकाले, क्योंकि n फैक्टर 1 इक्विवेलेंट्स हो गए 1 सिंस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमने दोनों के इक्विवेलेंट्स और NH3 के बराबर कर दिए। NH3 का भी n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड हियर आल्सो ये क्या हो जाएगा?
x लीटर है, 0.2 मोलर है और 1 हो गया इसका एन फैक्टर। ठीक है, सॉल्व कर दोगे आंसर आ गया, आ ही गया है क्या आपको। फिर मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग में आपको कोई क्या होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, इट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर आना, इसमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन जी सबशेल। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे हम, और बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जी सबशेल। तो सबशेल कैसे क्या कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ के बाद आता है जी। ठीक है, यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या होता है 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4 and n equals to 5। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना होगा। ठीक है, आपको पता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैसे काम करता है, किसी भी का इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 होता है ना, इसमें एक डब्बा बनाते हो, इसमें कितना डब्बा बनाते हो, 3 डब्बा बनाते हो, इसमें 1 2 3 4 5 डब्बा बनाते हो, इसमें 1 2 3 4 7 बनाते हो। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है 2n+1 को। ठीक है, इसमें l क्या हो जाएगा 0, इसमें l है 1 2 3 एंड 4। अगर 4l है तो कितने हो जाएंगे इसमें डब्बे, 2 into 4+1। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है, लिख लो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। So here we have 9 डब्बा, 9 डब्बे में कितने, हर में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे 18। फाइन, इसका आंसर 18 नहीं है, सही तो है। NH3 का एन फैक्टर हमने इसमें उस रिएक्शन के एन फैक्टर चेंज नहीं हो रहा था। 33, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ। इसका, इसको फिर से रिपीट करो। देखो ये क्या है आपका नंबर ऑफ, चलो ठीक है, ये याद रखना बस, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो आपका वो होता है फॉर्मूला होता है, वो होता है 2l+1। ठीक है, वहीं से आ जाएगा आपका आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। चलो क्वेश्चन नंबर 31 रीड करो। देखो सारे आपके सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मेरा फोन में चल रहा है, आज स्क्रीन नहीं है मेरे पास। तो अगर तुम लोग का कोई डाउट रह जाता है, मैं पीडीएफ भेजूंगी, उसमें क्लियर कर लेना। और तुम लोग इतने सारे मैसेजेस कर रहे हो, मेरे को कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, एक तो मैसेज। ठीक है, मैं कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या बोल रहे हैं कि m है हमारा क्या, 31, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि m इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, हमें n की पॉसिबल, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n हमें पूछ रहा है। किसका, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली का जो भी हाइपोथेसिस था वो किस पे बेस्ड था, दैट वाज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, दैट वाज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, तो उसका वेव नेचर का भी वो सपोर्ट कर रहा था, पार्टिकल नेचर का भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और उसने हमें क्या बोला था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किस पे बेस्ड था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किस पे बेस्ड था बताओ, पार्टिकल नेचर एंड आल्सो वेव नेचर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपका क्या आया था, u आ रहा था ना, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज आल्सो बेस्ड ऑन डुअलिटी। हाइजेनबर्ग्स
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या निकाला था हमारा, एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन निकाला था, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, ठीक है। और हमें बोला था हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि अनसर्टेनिटी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे वेव्स के फॉर्म में न्यूक्लियस के अराउंड ट्रैवल कर रही है। तो फिर हाइजेनबर्ग वाज बेस्ड ऑन वेव नेचर। डी ब्रॉगली ने दोनों पे बेस किया था, ठीक है। डी ब्रॉगली ने दोनों ही बोला था। ये जो आप मेरे को मैं बताती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। जितने भी ये तीनों है ना, आपका तीन थ्योरी 4 थ्योरीज थे, डी ब्रॉगली और प्लांट्स की थ्योरी, एंड वी हैव हाइजेनबर्ग और बोहर। ये तीनों का जो थ्योरी है ना, आप एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो। आपके पास कोई रेफरेंस बुक है क्या? डू यू हैव एनी रेफरेंस बुक? कौन सी बुक है? डू यू हैव एनसीईआरटी? एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मिले या तो एनसीईआरटी रेफर करो, एनसीईआरटी नहीं मिले तो प्रदीप करो। अगर नहीं आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो एक बार मेरे से व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं खुद आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। तो एक बार ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का रिजल्ट जो है और बेस पे और सारी चीजें, ठीक है। नरेंद्र अवस्थी इज आल्सो गुड, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार फिर से पढ़ लो, ठीक है, इन चारों के बारे में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां तक की चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कंसर्न, आपको उसकी जो रिजल्ट है ना वो तो एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। बिना रिजल्ट के आपका आंसर गलत हो जाए। सारे रिजल्ट जो हैं वो आप याद कर लो और जितने फॉर्मूले हैं वो एक पेपर पे लिख के, ठीक है, अपने रूम में चिपका लो, बस एग्जाम में मत लेके जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि m हमारे पास क्या है, +3, ठीक है। हमें ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n पूछ रहा है। आपको पता है m कहां से कहां तक वैरी करता है, m वैरीज फ्रॉम -l टू +l, ठीक है। तो मतलब n यहाँ पर क्या है, m अगर क्या है +3, ठीक है। l इधर क्या हो जाएगा, n भी क्या हो जाएगा +3, तो n क्या हो जाएगा +4, ठीक है। इतना क्लियर है, n इक्वल्स टू +4। अब n +3 कहां पे हो सकता है, मान लो n का मैं वैल्यू लूं 99, ठीक है। तो 99 क्या होगा, मतलब -98 से लेके n वैरी करेगा कहां तक, +98 तक। तो क्या इसके बीच में +3 आएगा? हाँ आएगा। अगर मैं बोलूं -1000 से लेके n वैरी कर रहा है +1000 तक, तो क्या यहाँ पे +3 आएगा? आएगा। मतलब क्या है कि मिनिमम क्या हो जाएगा, n4 से लेके इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज में n का +3 आना ही आना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल मतलब l क्या हो गया, नहीं हो सकता m फ्रैक्शन, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि 2p ऑर्बिटल है हमारे पास और उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता करना है। कि ऑर्बिटल का क्या मतलब है, n क्या हो गया आपका 2, n 2 है तो n हो गया 1, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, l l+1, ये क्या हो जाएगा √1 1 + 1 √2। अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला अलग है, दिस इज नॉट द अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये n l m के टर्म्स,
बहुत सारे फॉर्मूला हैं, कंफ्यूज मत हो। नहीं बताया कोई बात नहीं, अभी समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखो जब भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हो तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जब आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नहीं पूछ रहा है, एल और एन के टर्म्स में पूछ रहा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। क्लियर? हाँ, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहे हैं कि वेव नंबर आपको गिवन एंड इट इज 10 का पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू कितने, मतलब वेव नंबर क्या होता है 1/λ, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 10 का पावर -5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 10 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -2, ये हो जाएगा 10 का पावर -7। ठीक है, लैम्डा क्या होता है और न्यू क्या हो जाएगा c/λ, ये होता है आपका c इंटू 10 का पावर 8 एंड 10 का पावर -7, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा c इंटू 10 का पावर -6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, डेल्टा x और डेल्टा p बराबर है। डेल्टा p का मतलब आपको पता है क्या होता है, m डेल्टा डेल्टा x इज इक्वल्स टू m डेल्टा v, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा v क्या हो जाएगा 1 अपॉन, किसका रेशियो पूछ रहा है, अच्छा डेल्टा v बाई डेल्टा x, तो डेल्टा v बाई डेल्टा x क्या हो जाएगा 1। क्यों, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 + 7 क्या होता है +15 होता है ना, फिर अच्छा मैंने माइनस लिखा है, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें कौन सा एक और है क्या 24, पता नहीं क्यों 10 बार लिखा। म्यू एल लिखा हुआ था, म्यू एल मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n-2 शेल टू nth शेल, ठीक है, n-2 से nth शेल पे जंप कर रहा है, तो क्या होगा, वेव नंबर आप कैसे निकालोगे, वेव नंबर का फॉर्मूला आपको पता है ना, वेव नंबर का फॉर्मूला निकालोगे आप, इसमें n की वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो ये वेव नंबर का वैल्यू कैसे दे रहा है, तो वो तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ n कैन बी 3, बिल्कुल सही है, n 3 होगा तभी तो 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 2 पे तो जा नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू शुड बी 3। एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इन n greater than 1, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड इफ n equals to infinity ionization energy is 0, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 करा दिया, स्टोरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 2 gram mixture of O2 and N2 containing 40% of O2 by mass will be 20। यार ये वाले क्वेश्चंस में, ये जो इजी इजी क्वेश्चंस है, ये मैं पीडीएफ उसमें देख लेना, क्योंकि अभी मैं सारे क्वेश्चंस कराने लगूंगी ना तो 1 घंटे का टाइम बना देना, ठीक है। और अभी इससे हो गया आपका नॉन-मेड वाली बुकलेट कंप्लीट हो गई, बुकलेट नहीं पेपर, ठीक है। मेडिकल वाला भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बच्चे हैं, ठीक है। जो 26 है जीएल 26 में आपको पीडीएफ जब भेजूंगी ना उसमें देख लेना, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम देख लेंगे। नहीं अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी वी हैव
18 minutes. So we will be discussing medical paper. ठीक है, मेडिकल पेपर में क्वेश्चन नंबर 89 पीडीएफ मिल जाएगी, कल तक मिल जाएगी। अभी मैंने पीडीएफ नहीं बनाया। Which of the orbital lies in x5 plane? देखो d ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं? d ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं? dxy, dyz, dxz, dx2y2 and dz2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि xy प्लेन में कौन कौन लाई करेगा। ठीक है, तो xy इसमें ये होता है, देखो ये जो होता है कैसा होता है, ऐसा शेप होता है इसका। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आपका नेटवर्क शो होगा। ठीक है, ये होता है अलोंग z एक्सिस। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं आपका ऑप्शन में। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइज है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ऐसे शेप का होता है। तो इसमें से xy प्लेन में ये लाई करेगा और ये लाई करेगा, ये yz प्लेन में लाई करेगा और ये xz लाई करेगा, और ये चारों ही क्या होते हैं, ऐसे शेप के होते हैं। ठीक है, इसका आपको शेप याद रखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ मेडिकल पेपर। क्या प्रॉब्लम है करेंगे भाई? देखो 88 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होगा, ये तीनों ही क्या है, आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो सबका ही बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन नंबर 86 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इस पे ध्यान देना। किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हमें पूछ रहा है कि एनर्जी वो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एन। एन क्या बताता है, एन हमें क्या बताता है, साइज ऑफ दी, एन क्या बताता है, साइज ऑफ दी शेल। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपका एनर्जी होगा। ठीक है, लार्जर द एन मोर विल बी दी एनर्जी। अब मुझे कहा एल क्या बताता है, एल बताता है शेप। अब ठीक है, शेप पे भी तो डिपेंड करेगा किस शेप का है। ठीक है, तो शेप जितना ज्यादा होगा टू सम एक्सटेंट इस पे तो कंप्लीटली करेगा। ठीक है, और माइन्यूटली इस पे भी करेगा कि जो शेप होगा जितना बड़ा शेप होगा और जितना ज्यादा ऐसा शेप होगा, मान लो ये शेप है, ठीक है, और एक ये शेप है, तो ऑब्वियसली एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, शेप पे भी डिपेंड करेगा, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा आपका जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 85 ओरिएंटेशन पे नहीं करेगा, ओरिएंटेशन पे एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, नहीं, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको कांसेप्ट से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताने हैं। ठीक है, रेडियल नोड्स, तो जो रेडियल नोड होता है अगेन दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अब आपका सबसे क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या, sp dnf। ठीक है, नोड क्या होता है, व्हाट इज अ नोड, व्हाट इज अ नोड। ठीक है, n-l -1 होता है, लेकिन क्या वो 3s पे भी
फॉलो कर रहे हैं 3s को, where the probability of finding of electron is 0, वो स्टेज होता है जिसमें probability 0, ठीक है। तो s के लिए जो रेडियल नोड होता है वो n-1 के लिए होगा, p के लिए n-2, इसके लिए n-3 और इसके लिए n-4। तो s का क्या हो जाएगा, we have 3s n equals to 3, तो ये याद रख लेना कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, दो तरह के नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स, ठीक है। व्हाट यू आर टेलिंग मी इज द n-1 वाला, दैट इज द एंगुलर नोड, ठीक है। सॉरी, आप ये याद मत रखो, आप ये वाला याद रखो n-1 फॉर s, n-2 फॉर p, तो इसके लिए हमें 3d का क्या हो जाएगा, n-3 इसका भी 0 और 4f का भी 0। तो l का बताओ, s का क्यों नहीं करेंगे, s का क्या हो जाएगा, yes it is for radial node only, but why s is not coming to that, ठीक है। s के लिए आपको अलग फॉर्मूला याद करना पड़े, इससे अच्छा आप एक फॉर्मूला याद, या तो दोनों ही केस में करना है,